को मैं बोलूँगा कि वो फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं बल्कि मार्केट के दिग्गज हैं, भीष्म पितामह हैं। उन्होंने वो समय भी देखा जब निफ्टी बामुश्किल से 3 से 5,000 का होगा। आज वो निफ्टी को 20,000 का भी देख रहे हैं। गुरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले मैं सर एक ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस की बात आपसे जानना चाहता हूँ। ये टीसीएस के नंबर्स आपने लास्ट क्वार्टर भी देखे होंगे सर, इस क्वार्टर भी देखा है आपने, तो आपका अपना रीडिंग क्या है सर? आपकी अपनी सब्जेक्टिविटी क्या है ये पूरी आईटी को लेकर? टीसीएस बड़ी कंपनी है, मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता छोटी कंपनीज के साथ, बट हाँ फिर भी थोड़ा आप हमको अच्छे से आइडिया दे पाएंगे कि आपकी रीडिंग क्या है आईटी को लेकर सर? धन्यवाद दिव्य, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। और आईटी सेक्टर पर हमारी जो कंपनी है जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज, वो काफी लंबे समय से सकारात्मक अ, रुझान लेकर के चल रहे हैं। और ये भी वास्तविकता है डिम्पी के आज के दौर में जब हर एक छोटी मझौली या बड़ी या फिर मल्टीनेशनल कंपनियों को अपने आईटी एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना पड़ता है, बिकॉज बहुत सारे कांड हो रहे हैं, साइबर अटैक से लेकर के, फिशिंग से लेकर के, हैकिंग से लेकर के, और एक आजकल नया नाम सुनने आ रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसे हम कहते हैं। और ये सभी चीजों में आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आईटी कंपनियों की, प्लेटफॉर्म्स की, सेवाओं की, प्रोडक्ट्स की, और बाकी अन्य एंसिलरी सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है उसकी। हमें लग रहा है कि चुनौती भरा माहौल बिल्कुल है भारतीय आईटी कंपनियों के लिए। अमेरिका में डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम हो रहा है, बजट कम हो रहा है, लार्ज टिकट क्लाइंट्स की जो रन रेट पहले थी वहां पर गति थोड़ी बहुत धीमी पड़ी हुई है। लेकिन क्या ये सब कारण पूर्ण है कि आप आईटी क्षेत्र से दूर रहने का मन बना करके चले? तो हमें लग रहा है कि वो जो आपकी समझ है वो समझदारी वाली नहीं है, और परिवर्तन आने में समय लगेगा। और वास्तविकता ये भी है डिम्पी के हर एक क्षेत्र, हर एक कंपनी, चाहे वो कितनी बड़ी या छोटी हो, मुश्किल के दौर से गुजरते हैं और फिर वो उभरते हैं। तो हमें लग रहा है कि शायद और एक तिमाही नतीजे थोड़े बहुत चुनौती भरे रहेंगे भारतीय आईटी कंपनियों के। लेकिन उसके पास, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि चौथी तिमाही के नतीजे इस वित्तीय वर्ष में और अगले वित्तीय वर्ष में आपको एक बहुत सुधार आते हुए दिखेगा, और वो सुधार आपको आंकड़ों में भी दिखता हुआ नजर आएगा, जिसके आधार पर आप शायद आईटी क्षेत्र पर काफी सारी चर्चा होते हुए देखेंगे और सकारात्मक सी आवाजें भी आपको सुनाई देगी। तो हमारी खरीदारी की राय, हालांकि टीसीएस के नतीजे हमने कल देखे हैं, तो वो नाम जो है टीसीएस का, उस पर मैं फिलहाल टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज अंडर रिव्यू है। लेकिन इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री, परसिस्टेंट सिस्टम, साइंस लिमिटेड, कोफोर्ज, केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्साई, ये सभी जो कंपनियां हैं आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई, वहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। इसमें से कुछ कंपनियां अंडर रिव्यू होगी जब जब नतीजे आएंगे। मिसाल के तौर पर आज इन्फोसिस और एचसीएल टेक आएंगे, क्योंकि हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे लक्ष्यांक हम वहीं पर रखें, ऊपर लेके जाए या नीचे लेके जाए। उस वजह से वो रिव्यू किया जाता है। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि आईटी क्षेत्र को आपको दूर रखना चाहिए अगर आपका नजरिया लंबी होगी। एक ना एक सेट ऑफ स्टॉक्स थे, आपको ध्यान है आज से करीब 3 साल पहले उसकी काफ़ी चर्चा होती थी। वो सारे लैब वाले ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले शेयर्स थे। मैं आप स्क्रीन पर देख रहा हूँ, लिंडे इंडिया आज 11% ऊपर है, लाल पैथ लैब 3-4 दिन से अच्छा चल रहा है, मेट्रोपॉलिसिस चल रहा है। तो एक टाइम था जब इन सारे शेयर्स की तूती बुला करती थी, और आपको पता ही है वो दुखद घड़ी देश ने निकाल दी। सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि लाल पैथ लैब, मेट्रोपॉलिसिस शायद कहीं इसलिए तो नहीं चल रहे हैं क्योंकि उस समय छोटे मोटे लैब्स खुल गए थे, वो सस्टेन नहीं कर पाए, बंद हो गए, कस्टमर रिमेन्स द सेम, तो कस्टमर वापस चाह रहा है लैब के पास, वो जो कि लाल पैथ की है या मेट्रोपॉलिसिस की है। ये है कि सर कुछ और वजह भी हैं? फिर भी ये चिकित्सा यानी कि डायग्नोसिस क्षेत्र में से कुछ कवरेज हमारी थी
वही समय पर जब ये पूरा चाइना से हमारे यहाँ पर और पूरे विश्व भर में वुहान वायरस नामक मुसीबत खड़ी हुई और पूरे विश्व भर में फैली और काफी कुछ तांडव मचाया इसने। उस समय के दौरान हमने फार्मास्यूटिकल से जुड़ी हुई कुछ कंपनियां, कुछ चिकित्सा यानी कि डायग्नोसिस से जुड़ी हुई कंपनियां और कुछ अस्पताल यानी कि हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनियां पर खरीदारी की राय दी। चिकित्सा यानी कि डायग्नोसिस से जो आप बात करें वहां पर डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर हमारी कवरेज थी और हमारे लक्ष्यांक आने के बाद हमने वो कवरेज निकाल दी थी क्योंकि हमें लग रहा था कि ये पर्याप्त है। यहाँ से और ऊपर जाने के लिए बहुत बड़ी नतीजों में परिवर्तन होने की सहायता की जरूरत है, जो हमें फिलहाल मुश्किल लग रहा है। और क्योंकि अब वो महामारी एक इतिहास हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूंगा डिब्बी कि आम आदमी में, लोगों में आज चिकित्सा को लेकर के बहुत सारी जागरूकता आ गई है और उसके कारण मेरे ख्याल से, और अगर आप आज के तारीख में अगर आप डॉक्टर के पास जाते भी हैं तो पहले वो 3-4 टेस्ट बता देगा आपको कि भाई ब्लड टेस्ट, सीबीसी, ये वो आप करके लाए, फिर आपको हम बताएंगे कि आपके पास, आपके साथ क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है और उसका उपचार क्या हो सकता है। तो साधारण तौर पे भी आज के तारीख में अगर आप जाते हैं तो डॉक्टर के पास 3-4 टेस्ट तो ऐसे ही मांग लेंगे और आपको जरूरत पड़ती है इन सब डायग्नोसिस कंपनियों की सेवाओं की, वो सब टेस्ट कराने के लिए। तो फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई कारण है कि हम आकर्षित हो डायग्नोसिस सेक्टर की तरफ और कुछ खरीदारी की राय दें। इसके सामने अगर आप हमें पूछते हैं तो फार्मा और हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स ये काफी अच्छी लगती है, जहां पर अपोलो हॉस्पिटल, नारायण हृदयालय और फोर्टिस हेल्थ केयर नामक हॉस्पिटल्स हमारे खरीदारी की सूची में। और फार्मा में काफी सारे नाम हैं, लेकिन 4 प्रथम नाम अगर आप चाहते हैं तो वो होगा सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, दिवीज लेबोरेटरीज और सन फार्मा। ये मेरे ख्याल से आप ध्यान दे सकते हैं वनस्पत के डायग्नोसिस पे। ओबियम के लिए 3% और आरईई के लिए 1% रॉयल्टी। ये खबर कल ही आ गई थी, कल बाजार बंद होते होते मतलब आखिरी के घंटे में ये खबर आई थी और आज भी हमने एक्शन देखा शुरुआत में शेयरों में, और एक्शन हमने देखा, आपको एक्शन बताया और उस एक्शन पर ट्रेड भी लिया। जीएमडीसी कुछ बोरा अभी आपके लिए ऑप्शन की रणनीति बता रहे थे, लेकिन जीएमडीसी सुबह के सत्र में उन्होंने सुझाया था और क्या गजब की हमने रफ्तार देखी। उन्होंने 2 टारगेट बताए थे, 417 और 425। 417 वाला अचीव हो गया, 425 वाला भी करीब करीब हम कह सकते हैं, क्योंकि 423 रुपए 65 पैसे आज इसका हाई है, इसके लिए उसको भी अचीव होता हुआ मानेंगे। लेकिन जीएमडीसी, ओएमडीसी, एनएमडीसी, ये तमाम जो माइनिंग रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट कोल इंडिया भी उनके साथ साथ चला है, उसको शायद उतना फायदा ना हो जितना बाकी कंपनीज को हो रहा होगा। एक बार गौरांग सर आप जरा राय देंगे, जीएमडीसी की अगर बात करें तो साल भर में तकरीबन ये 3 गुना शेयर हो गया, 125 रुपए से 150 रुपए की रेंज का शेयर था, 400 रुपए के ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। कहीं स्टीम आपको अभी लगता है कि बची है? क्योंकि ये जो स्पेस है ना, ये मतलब हम कह सकते हैं कि लगातार मूव दिखा रहा है, छोटे मोटे थकान आ रहे हैं लेकिन फिर से शेयर चल रहा है। कोल इंडिया 300 रुपए के ऊपर जाकर मजबूती से सस्टेन कर रहा है, जीएमडीसी 400 रुपए के ऊपर चला गया है। कहीं आपको लगता है स्टीम अभी भी बाकी है? देखिए अभिषेक, निरंतर एक दिशा में तो कोई शेयर जाता नहीं है, कहीं ना कहीं थकान आती है और कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली आती है और उसके कारण शायद मिनरल्स एंड माइनिंग रिलेटेड क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां, जहां पर हमने पिछले मेरे ख्याल से साल 1.5 साल में अगर आपने 50, 100, 150% से ज्यादा का ऊपर के तरफ का दायरा देख लिया है, तो जायज होता है मुनाफा वसूली आना, उसमें आश्चर्य होने नहीं चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से सरकार की नीतियों में बदलाव हो रहा है, वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन ये मिनरल्स और मेटल माइनिंग रिलेटेड कंपनीज को मौका देगा और एक न्यूनतम स्तर बनाएगा जहां पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए इनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरी तरफ हमारी निर्भरता इंपोर्ट्स को लेकर के बहुत ज्यादा है, अगर इंपोर्ट्स कम होता है तो स्वाभाविक है हम आत्मनिर्भर बनते हैं और हमारे देश में जिस प्रकार से कुदरती भंडार भर के पड़े हुए, वहां पर मेरे ख्याल से माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज और बढ़नी चाहिए। इससे हम आत्मनिर्भर तो बनेंगे ही, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, मिसाल के तौर पर अभी बात हो रही थी लिथियम को लेकर के, एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। अब अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के दाम आप देखेंगे तो अफोर्डेबिलिटी कुछ कम हो जाती, सीमित हो जाती, लेकिन यही अगर मेटल या मिनरल जो है
वो हमारे देश में प्राप्त होता है और हम यहाँ पर बनाते हैं, तो दाम कम होते हैं, तो आकर्षण बन जाता है। तो मेरे ख्याल से ये धीरे-धीरे करके एक, और माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, चाहे वो मेटल्स की हो, मिनरल्स की हो, कुदरती गैस की हो या फिर कच्चे तेल की हो, ये जो पूरा सेक्टर है, यहाँ पर एक्सप्लोरेशन को लेकर के काफी समय लगता है, बड़ा कैपिटल लगता है, बहुत बड़ी-बड़ी मात्रा में मैन पावर और मशीनरी और टेक्नोलॉजी लगती है यहाँ पर, और फिर जाकर के आपको जो रिजल्ट आना है वो प्राप्त होता है। तो आपकी समय सीमा लंबी होनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जो भी कंपनियां हैं, जीएमडीसी है, एनएमडीसी है, एमओआईएल है, ओएमडीसी जैसी कंपनियां हैं, ये बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी कंपनियां जिनकी भी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनएमडीसी, जीएमडीसी, मोबाइल, न सिर्फ ये तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, बल्कि नोटिस करने वाली चीज ये है कि 52 हफ्ते की ऊंचाई पर भी ये शेयर सारे के सारे पहुंच गए हैं।